हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 यानी कि व्रत चल रहा है और उसमें हम देख चुके हैं अभी तक प्रश्नावली 12.3 में प्रश्न नंबर 4 तक। तो प्रश्नावली 12.3 चल रही है हमारी और पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 4 तक जो है उसमें देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 थे। तो आप सभी लोग अपने कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और ई सी और उसके केंद्र पर 90 और 150 डिग्री का कोण अंतरित करती है। आपको बीएसी याद करना है अगर ए बी और ए सी केंद्र के विपरीत और स्थित हो। तो क्वेश्चन में कुछ डिटेलिंग्स है। क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी करवा दूंगा और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की दो जीवाएं। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त बनाया हमने, इसमें दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी। अब ए बी और ए सी को बनाना कहां है ये इसने आगे कहा है। जब लास्ट के पार्ट में हम जाते हैं क्वेश्चन के तो वो क्या कहता है हमें, वो कहता है कि ए बी और ए सी जो है वह केंद्र के विपरीत और स्थित है। तो अगर मान लो वृत्त का केंद्र यहां कहीं है ओ, तो अगर ए बी मैंने यहां बनाई है, मान लीजिए ये अगर मैंने ए बी बनाई है तो ए सी जो है वह विपरीत और स्थित है। अब जाएगी वह ए से ही। अगर ए बी जीवा ये है तो ए सी जो है वह ए से ही जाएगी। तो ए सी यहां कहीं मैं बनाऊंगा। विपरीत और का मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। बनाने को मैं इसको यूं भी बना सकता था ए सी को, बट वह केंद्र यह फिर क्या होता कि केंद्र के एक ही तरफ आ जाती दोनों जीवाएं। अगर ए सी को मैं यहां की जगह यहां बनाता तो केंद्र के एक ही और आ जाती दोनों जीवाएं, दोनों ही केंद्र के नीचे आ गई। अब इस तरफ बनाने से क्या फायदा हुआ, एक केंद्र के इस तरफ है, आप कह सकते हैं कि ऊपर की ओर कह सकते हैं सी बिंदु को, और बी बिंदु जो है वह केंद्र के नीचे है। परंतु जीवाओं का नाम उसने क्या बोला, ए बी और ए सी। इसका मतलब दोनों ही जीवाएं स्टार्ट कहां से होगी, ए से। तो ए से बी पे बनाई, ए से सी पे बनाई। अब ये कह रहा है कि जो ए बी और ए सी जीवाएं हैं तो ए बी जो जीवा है वह तो 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है केंद्र पर। तो ये तो मैंने ए बी जीवा द्वारा 90 डिग्री का कोण अंतरित करवा दिया केंद्र पर। और जो आपकी बीसी जीवा है वह एसी जो जीवा है वह कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 150 डिग्री का। तो एसी जीवा द्वारा मैं केंद्र पर ये 150 डिग्री का कोण अंतरित करवा देता हूं। आपको पता है केंद्र पर कोण या कोण किस प्रकार अंतरित करवाया जाता है, जिसके द्वारा कोण अंतरित करवाना है उसके दोनों बिंदुओं को किससे मिला दो, जिस बिंदु पर कोण अंतरित करवाना है। ए बी के द्वारा कोण अंतरित करवाना था ओ पर, तो ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। ए सी के द्वारा ओ पर अंतरित करवाना था तो ओ को ए से मिलाया, ओ को सी से मिलाया। ठीक है बच्चों, आपको कौन सा ज्ञात करना है कोण? इसमें कोण आपको ज्ञात करना है बी ए सी। ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है और बच्चों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए ओ सी बराबर 150 डिग्री है। हालांकि भाषा उसने प्रश्न में कुछ और बोली है। उसने ये नहीं बोला एओबी और एओसी 150 डिग्री है। उसने तो क्या बोला है कि इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर फला फला कोण अंतरित किए जा रहे हैं। बट इससे हमारे को क्या परिणाम निकल के, मतलब हमारे लिए क्या परिणाम निकल के आ रहा है कि भाई अगर ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है तो दरअसल कोण का नाम क्या होगा, एओबी। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एओबी 90 डिग्री और एओसी 150 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें ध्यान रखना, हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है। और ज्ञात करना है कोण बी ए सी। ठीक है बच्चों, ज्ञात क्या करना है हमें, कोण बी ए सी। ठीक है, ज्ञात करना है हमें कोण बी ए सी। अब ज्ञात कैसे करेंगे, तो हल देखिए इसका। बहुत ही सिंपल सा हल है इसका, बिल्कुल आसान सा हल है। देखो बच्चों, यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि कोण बी ओ सी जो है, ये वाला जो कोण है
ये किसके द्वारा अंतरित हो रहा है? अब कोण BOC जो है वह चाप BC के द्वारा अंतरित हो रहा है। चाप BC के द्वारा अंतरित किया जा रहा है। देखो चाप BC ये है, इसके बिंदु B से O को मिलाया गया, C से O को मिलाया गया, तो BC द्वारा कौन सा कोण बना? BOC। कहां पर बना? केंद्र पर बना। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कोण BOC जो है वह केंद्र पर अंतरित कोण है चाप BC द्वारा। और हमें जो कोण ज्ञात करना है BAC, क्या वह भी चाप BC द्वारा अंतरित कोण है क्या? देख लेते हैं। ये B है, ये C है, B को A से मिलाया गया, C को A से मिलाया गया, तो मैं कह सकता हूं कि BAC जो है वह भी चाप BC द्वारा ही अंतरित कोण है। कोण BAC जो है यह भी चाप BC द्वारा ही अंतरित कोण है। मैं ये कह सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या देखा मैंने कि दो कोण ऐसे हैं जो चाप BC द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं। कौन कौन? एक तो कोण BOC और एक BAC। ये दोनों ही कोण किसके द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं? चाप BC के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है, ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना। तो क्या मैं चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कर सकता हूं? बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूं। देखो कैसे, ये पूरा बच्चों एक गोला बन रहा है। ये पूरा कोण क्या बन रहा है? एक गोला। और आपको पता है पूरा गोला जो होता है, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये पूरा गोला कितने डिग्री का होगा बच्चों? 360 डिग्री का। अब इस 360 में से देखो एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन उधर जा रही है। इस कोण की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। एक तो ये B वाली लाइन जा रही है आगे कहीं, और एक लाइन ये C वाली जा रही है आगे कहीं, और एक लाइन यहां से जा रही है A वाली आगे कहीं, इस कोण से निकल के, इस कोण से निकल के। तो ये कोण 90 है, ये 150 है। पूरा कोण 360 का होता है। तो मैं ये कोण बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूं। दोनों को जोड़ लेता हूं। तो जो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ने पर कोण कितने डिग्री का निकल के आएगा? 240 डिग्री का। और 240 डिग्री का कोण आ गया, और पूरा कितने का होता है? 360 का। तो 360 में से मैं 240 को घटा दूंगा तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब यह कोण कितने डिग्री का है? 120 का। क्या किया? दोनों को जोड़ा और 360 में से घटा दिया, तो यही तो बचेगा। पूरे में से इन दोनों को जोड़ के हटा दिया तो यही बचेगा। तो अब इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो कोण आएगा कितने डिग्री का आएगा? 120 का। और यह चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, किसका दुगुना होगा? इसका। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, क्योंकि यह उसी चाप द्वारा जो कि केंद्र पर अंतरित कर रहा है कोण, उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण है। जिसको लिख लेते हैं हम। तो देखिए, लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे कि कोण BOC चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार, या पहले मैं लिख देता हूं कोण BOC जो है वो चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। इसी प्रकार कोण BAC भी चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं? इसके अलावा मैं लिख सकता हूं कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री। तो वो भी लाइन में लिखूंगा कि कोण BOA या AOB, इसे मैं मिटा देता हूं। क्या लिखूंगा मैं? कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC कितने डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितने डिग्री का कोण हो गया ये? 360 डिग्री का।
अगर ये 360 डिग्री का कोण हो गया, AOB प्लस AOC प्लस BOC कितने डिग्री का कोण हो गया? 360 डिग्री का। तो AOB कितना है बच्चों? 90। AOC कितना है बच्चों? 150। और BOC मुझे याद करना है, तो 240 प्लस BOC बराबर 360। तो BOC बराबर 360 माइनस 240, तो BOC बराबर 120 डिग्री। BOC कितना आ गया बच्चों? 120। अगर BOC 120 आ गया तो मैं कहूंगा कि कोण BAC जो होगा, कोण BAC जो होगा वह आधा होगा किसका? किसका आधा होगा? कोण BOC का। किसका आधा होगा? कोण BOC का। आप कारण चाहे तो लिख सकते हैं, BC द्वारा, चाप BC द्वारा केंद्र व अन्य बिंदु पर अंतरित कोण, या आप चाहें तो पूरी प्रमेय भी लिख सकते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। आप ये प्रमेय भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर स्थित कोण का दुगना होता है। ये भी आप यहां कारण में लिख सकते हैं। चलिए, तो कोण BAC बराबर आधा है किसका? BOC का। BOC कितना है बच्चों? 120। कितनी बार काटेगा? 60 बार। तो BAC कितना आएगा? 60 डिग्री। तो BAC कितना ज्ञात कर लिया हमने? 60 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था। चलिए बच्चों, अब एक ये तो बात हो गई इस सवाल के हल की, ठीक है। मुझे याद है पढ़ाते समय क्लास में एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था पहले कभी कि सर ये आपने वृत्त बना दिया, बहुत अच्छी बात है, ये आपने केंद्र बना दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, फिर आपने बताया कि भाई AB है, यहां कोण अंतरित कर रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, AOC है, ये कोण है 150 का। उसने मेरे को बोला कि सर मैं इस लाइन को इस तरीके से, इन बिंदुओं को इस तरीके से क्यों नहीं रख सकता, मैं इन बिंदुओं को इस तरीके से क्यों नहीं रख सकता, B और C को इस तरीके से क्यों नहीं बना सकता कि ये दोनों जो है बिल्कुल सीधी रेखा पे आए, ये दोनों जो है किस पे आए? बिल्कुल सीधी रेखा पे आए, कि भाई AB मैंने ये बना दिया, AC मैंने ये बना दिया, अब मैं इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से रखूं कि ये बिल्कुल सीधी रेखा पे आए और केंद्र से होते हुए गुजरे और ये व्यास बन जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसका कहना सही था, क्योंकि प्रश्न में कहीं नहीं कहा गया कि भैया B और C जो है वो व्यास पर स्थित नहीं है। तो जब नहीं कहा गया तो संभावना तो वो भी है, बट उसने क्या कहा? 90 और 150 कोण दे दिए। और आपको पता है अगर ये सीधी रेखा होगी तो इन दोनों का योग 180 से ज्यादा नहीं होगा बच्चों, तो 90 और 50 तो 240 हो गया। तो इसका मतलब यह सीधी रेखा नहीं है, इसलिए मैंने इसको सीधी रेखा नहीं बना के तिरछा बनाया है। ठीक है बच्चों, तो दिमाग में क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, वह चाहे सही हो चाहे गलत हो। अगर हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में और अलग अलग संभावनाएं उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है उससे। ठीक है, तो आपको ये सीधी रेखा नहीं बनानी है। क्यों नहीं बना सकते आप इसको सीधी रेखा? क्यों केंद्र को BC पर नहीं ले सकते हो? क्योंकि अगर वो सीधी रेखा बन जाएगी तो फिर जो कोण बनना चाहिए वो 180 डिग्री का बनेगा, जबकि इन दोनों का योग 240 आ रहा है। ठीक है, तो दिमाग सब तरह से घुमाना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र आपको दिया हुआ है O, और आपको सिद्ध करना है कि कोण OBC प्लस BAC बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और उसका परिकेंद्र है O। अब बच्चों ये परिकेंद्र जो शब्द है और जो अंतः केंद्र, दो केंद्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले
मतलब एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में जब ये शब्द आया था। तो परिकेंद्र के लिए मैंने आपको बताया था, परिकेंद्र वह केंद्र होता है या उस वृत्त का केंद्र होता है, परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र होता है जो किसी त्रिभुज को तीनों शीर्षों से छूता हुआ गुजरता है। ठीक है, परिकेंद्र किसी वृत्त का वह केंद्र होता है या उस वृत्त का केंद्र होता है, उस वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज को बाहर से छूते हुए, और बाहर से कहां छुएगा, तीनों शीर्षों पे छूते हुए गुजरता है। तो एक त्रिभुज का परिकेंद्र O है, तो इसका परिकेंद्र क्या है, O। आपको सिद्ध करना है कि OBC, अब देखो OBC, कोण OBC चाहिए तो O को B से और B को C से मिलाना पड़ेगा। OBC प्लस BAC हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों। तो OBC मतलब ये वाला कोण प्लस BAC मतलब ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों पहले मैं आपको सिंपल तौर पे बिल्कुल कोणों को नाम देके 1 2 3 नंबर देके नंबरिंग सिस्टम करके फिर समझाऊंगा, और फिर उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बड़े ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी और O को भी C से मिलाना पड़ेगा। वो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। O को भी किससे मिलाना पड़ेगा, C से। O को C से मिला दिया मैंने, रचना है तो आप डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कोण को नाम दूंगा नंबर 1, इसको 2, ये कोण बन रहा है 3 और ये कोण बन रहा है 4। देखिए, अगर परीक्षा में आपके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है, और आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन आपका अटक रहा है, अभी आपने किया नहीं है, कम समय में इस क्वेश्चन को करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय कोणों को नाम दे सकते हैं 1 2 3 4। आपको क्वेश्चन पहले से पता होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, कोणों को नाम देना होता है 1 2 3 4 या जो भी कोण वहां है। उससे क्या होता है कि कोण का नाम लिखने में जो हमारा समय खराब होता है वो बच जाता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय है, तो फिर आप कोण का नाम पूरा लिखिए। जैसे ये कोण है तो इसे 1 नंबर ना कहकर आप BAC कहिए। तो ये आपके वहां पे एग्जाम में निर्भर करता है कि वहां आपके पास समय कितना है, आप पूरा कर सकते हैं या आपको शॉर्ट फॉर्म में कोणों को नाम देके करना है, वो वहां पे आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं अब आपको इसमें देखिए बताना चाहूंगा कि दरअसल आपको सिद्ध क्या करना है, OBC प्लस BAC। तो एक तरह से OBC को मैं कोण 2 कहूंगा और BAC को कोण 1 कहूंगा। मुझे सिद्ध करना है कि 2 और 1 का योग कितना है, 90, क्योंकि मैंने OBC को 2 से और BAC को 1 से दर्शाया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, एक बात निश्चित है कि जो 3 होगा, 3 वह चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण नंबर 3 जो है वह चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। और कोण 1 जो है, कोण 1 जो है वह चाप BC द्वारा A पर अंतरित कोण है। फिर से बोल रहा हूं, 3 तो BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, और 1 जो है वह BC द्वारा किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण है, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो मैं कह सकता हूं 3 जो है वह 1 का क्या है, दुगना है। कोण 3 जो है वह 1 का क्या है, दुगना है, या 1 जो है वह कोण 3 का आधा है। आप कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, 3 इसका दुगना है या 1 3 का आधा है, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो 3 जो है वह किसका दुगना है, 1 का। ठीक है बच्चों, अब देखिए त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में 2 3 और 4 का योग कितना होगा, 2 3 और 4 का योग होगा 180 डिग्री। और OB और OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए 2 किसके बराबर होगा, 4 के। OB और OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान। और अगर त्रिभुज OBC में OB OC के बराबर है, त्रिभुज OBC में OB जो है वह किसके बराबर है, OC के। तो OB अगर OC के बराबर है तो
कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं प्रमेय, और ये जो है प्रमेय हमने, या ये जो गुणधर्म है ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो क्योंकि OB OC के बराबर है तो 2 भी किसके बराबर होगा, 4 के। तो इस 2 की जगह, सॉरी इस 4 की जगह मैं यहां 2 लिख सकता हूं, 2 की जगह 4 भी लिख सकता हूं, बट मुझे मेन जो सिद्ध करना है उसमें क्या चाहिए, कोण 2, तो 2 को गायब नहीं कर सकता, 2 को तो रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 + 3 प्लस इस 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं बच्चों, बराबर 180, ठीक है। तो कोण 2 प्लस कोण 2 कितना हो जाएगा, 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। अच्छा, कोण 3 जो है वह क्या था, 2 का 1 का दुगना, तो 3 की जगह 1 का दुगना लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 3 की जगह 1 का दुगना बराबर 180। दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 + 1 बराबर 180, तो 2 + 1 कितना आएगा बच्चों, 180/2 मतलब कि 90। तो 2 + 1 को अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, 90। ये तो हो गया जब मैंने नंबर्स की मदद ली, बट मैं नंबर्स की मदद ना लेके इसे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने बताया कि अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इस तरह से नंबर्स लेके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अगर वहां समय कम है तो, वरना आपको पूरा ही करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं अब यहां से। ये सिर्फ मैंने समझाया था आपको कि क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना क्या है। देखो बच्चों, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं या इस तरीके से जो रेखा गणित के क्वेश्चन होते हैं, खासकर जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं या ज्ञात करने वाले इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जिन्हें या तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हमें शुरू से पता होता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन को देखते ही हमें पता होता है कि हमें बढ़ना कहां है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ठीक है कोई ग्राफ बनाना है तो चलो अभी 3-3 हल निकालते हैं, फिर ग्राफ भी बनाएंगे, देखेंगे क्या बन के आता है, क्या हल निकल के आता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि चलो क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं बाद में देखेंगे क्या होता है, इसमें ये नहीं होता। इसमें दिमाग हम पहले ही लगा लेते हैं पूरा कि हमें बढ़ना कैसे है आगे। जो मैप है यहां से, जो नक्शा है इसका, इस क्वेश्चन को करने का, वो हमारे को पहले से पता होता है कि पहले ये जहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहां तक पहुंचेंगे और इस तरह से लास्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे हम घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो हमें जहां जाना है उसका रास्ता पहले से पता होता है एक तो, या फिर हम क्या करते हैं, चलो चलते हैं पूछते पाछते, बीच में रुक रुक के पूछ पाछ के पहुंच जाएंगे। तो ये वो वाली चीज नहीं है कि हम रुकेंगे बीच में पूछेंगे किसी से कि कोई क्वेश्चन आया, ठीक है ग्राफ वाला क्वेश्चन है या 9th चैप्टर का क्वेश्चन है, चलो फॉर्मूला तो लगाते हैं, चलो दूरी ज्ञात करने का सूत्र तो लगाते हैं निर्देशांकों के मध्य, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इसमें हमें पहले ही पता होता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैंने अभी आपको ये जो है तरीका करके दिखाया था कि हम इसमें बढ़ेंगे कैसे। अब हमें पता लग गया हमें बढ़ना कैसे है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमने कोणों के नंबर लिखे हैं उनकी जगह बस उनके नाम लिखने हैं हमें। तो चलिए हम लिखते हैं क्या दिया गया है हमें। इन नंबर्स को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए आपको जो दिया गया है वो है आपको सबसे पहले दिया गया है कि ओ जो है वह त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यह आपको दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, कि कोण BOC प्लस BAC, सॉरी OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री। मतलब OBC मतलब ये वाला कोण और BAC मतलब ये वाला कोण, इनका योग 90 डिग्री सिद्ध करना है। उत्पत्ति करने से पहले बच्चों हम रचना लिखेंगे यहाँ पे, रचना। और रचना क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने O को C से मिलाया तो हम लिखेंगे O को C से मिलाइए। रचना इंपॉर्टेंट है बच्चों, O को C से मिलाइए। O को C से मिलाइए, ये हमने रचना कर दी। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति देखेंगे इसकी, और हमें वही तरीका अपनाना है जो हमने अभी अपनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि भाई जो कोण BOC है
वह चाप BC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि BOC जो है वो चाप BC द्वारा O पर अंतरित कोण है, क्योंकि इस कोण का एक रेखा तो B से मिल रही है और इस कोण की एक रेखा C से मिल रही है, तो ये BC द्वारा अंतरित कोण हो गया केंद्र पर। इसी प्रकार कोण BAC जो है भी चाप BC द्वारा बिंदु A पर अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, जो BAC है वह भी चाप BC द्वारा, देखो A B से आके मिल रहा है, A C से आके मिल रहा है, तो BAC जो कोण बन रहा है वह भी चाप BC द्वारा A पर अंतरित कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि BOC भी इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और BAC भी इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण जो BOC होगा वह दुगना होगा BAC का। जो BOC होगा वह BAC का दुगना होगा, क्योंकि केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो यह इसका क्या होगा, दुगना होगा। और इसका आप कारण लिख सकते हैं, चाप द्वारा, प्रमेय लिखेंगे अपन, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय आपको लिखनी है बच्चों कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, इसलिए BOC किसका दुगना हो गया, BAC का। इस समीकरण को आप नाम दे देंगे नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में OB जो है वह OC के बराबर होगी, OB जो है वह OC के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए OB किसके बराबर होगा, OC। और अगर OB OC के बराबर होगा, OB अगर OC के बराबर होगा तो कोण OBC किसके बराबर होगा, कोण OCB के। क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब ये लाइन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि वहां समय की उपलब्धता के हिसाब से आपको लिखना होता है कि आपके पास समय कितना है। यहां मुझे हर चीज समझानी है, इसलिए मैं आपको हर चीज लिख रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी वहां हर चीज लिखे। लेकिन हाँ, जो प्रमेय है वह जरूर लिखनी है, प्रमेय के बिना काम नहीं चलेगा, प्रमेय तो लिखनी ही लिखनी है। तो OBC किसके बराबर है, OCB के। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज OBC में ही कोण OBC प्लस कोण OCB प्लस कोण BOC कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये जो आपने लिखा था OBC बराबर OCB, इसे आप नाम दे देना नंबर 2। यहां मैं इसे नाम दे देता हूं नंबर 2, और इसको आप नाम दे देना नंबर 3। और अब आपको क्या करना है कि यहां 3 में OCB की जगह OBC रखना है। हालांकि आप OBC की जगह OCB भी रख सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो सिद्ध करना है उसमें OBC की जरूरत है, तो OBC को तो हम गायब कर नहीं सकते, तो फिर इसी को गायब कर देते हैं, OCB को।
तो ओ बी सी अपन लिखेंगे 2/3 से, 2/3 से, मतलब 2 से हम क्या कर रहे हैं, ओ सी बी का मान किस में रख रहे हैं, 3 में। ओ सी बी का मान हम 2 से किस में रख रहे हैं, 3 में। तो 2/3 से ओबीसी की जगह तो ओबीसी प्लस ओ सी बी की जगह भी ओबीसी प्लस बीओसी बराबर 180। ओबीसी प्लस ओबीसी 2 ओबीसी प्लस बीओसी बराबर 180। इसे आप नाम दे दीजिए नंबर 4। और बीओसी की जगह 2 बीएसी, कहां से, 1 से। बीओसी की जगह 2 बीएसी रखेंगे हम, बीओसी की जगह 2 बीएसी रखेंगे, कहां से, 1 से, किसमें, 4 में। तो मैं लिखूंगा 1/4 से, 1/4 से 2 ओबीसी प्लस बीओसी की जगह मैं रखूंगा 2 बीएसी बराबर 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ओबीसी प्लस बीएसी बराबर 180 डिग्री। और 2 गुणा में है, उधर जाके भाग होगा, इसको काटेगा, 90 आ जाएगा। तो ओबीसी प्लस बीएसी बराबर 180/2, जिसे आप कह सकते हैं 90 डिग्री इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था कि ओबीसी प्लस बीएसी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, बट लिखने में इसमें समय लगता है और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े हमें बड़े मार्क्स के भी मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है बहुत आसान है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखिए एक वृत्त है, उस वृत्त में एक जीवा है, मान लो मैं जीवा को मान लेता हूं ए बी, वृत्त का केंद्र है। ये कह रहा है कि जीवा जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लो ये त्रिज्या बनाई मैंने, ओ ए और ओ बी, 2 त्रिज्याएं बना दी। तो ये क्या कह रहा है कि वृत्त की जो जीवा है वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब त्रिज्या किसके बराबर है, जीवा के। तो ये त्रिज्या भी बराबर होगी, इसके मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएगी। यह आपसे कह रहा है कि जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में, ध्यान रखना दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रहा है, जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है, आपको पता है। इसका दीर्घ वृत्तखंड यही होगा, जीवा का दीर्घ वृत्तखंड ये होगा। तो यहां आपको कोण ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं कि वृत्त है, उसकी जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। बच्चों ये चीज आपको दी हुई है, ध्यान रखने वाली बात है कि जीवा का जो त्रिज्या है, सॉरी वृत्त की जो त्रिज्या है वह वृत्त की इस जीवा के बराबर है जो हमने खींची है ए बी। आपको ये साथ में ये भी कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये जो दीर्घ वृत्तखंड है, इस शब्द पे आपको ध्यान देना है। दीर्घ वृत्तखंड में आपको जो है कोण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, जीवा द्वारा, कोई भी इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित आपको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये जीवा, ये इसका लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। अब ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है, ये जीवा इस त्रिज्या की भी बराबर होगी, ये जीवा इस त्रिज्या की भी बराबर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी में तीनों भुजाएं आपस में समान हो जाएगी, क्योंकि जीवा त्रिज्या के बराबर है। तो ये जीवा इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, ये तीनों मतलब आपस में बराबर, तीनों आपस में बराबर, मतलब त्रिभुज ओ ए बी क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। और अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। आपको याद करना है जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण, ये कोण ज्ञात करना है आपको। अब देखिए ये जो कोण है ए ओ बी, ये चाप बी ए द्वारा या जीवा ए बी द्वारा कहां अंतरित किया गया है, केंद्र पर। और जो कोण है ए, इसको मैं मान लेता हूं सी, कोण जो है ए सी बी, यह भी चाप ए बी द्वारा कहां अंतरित किया गया है, सी पर। ए ओ बी तो ए बी द्वारा
केंद्र पर अंतरित किया गया है और ए सी बी ए बी द्वारा सी पर अंतरित किया गया है। और आपको पता है ये जो होता है कोण, ये इसका दुगना होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो है इसका दुगना होगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और यही आपको ज्ञात करना था दीर्घ वृत्तखंड में। दीर्घ की जगह अगर आपको वो बोलता कि लघु वृत्तखंड में बताओ भाई, लघु वृत्तखंड में कितना होगा, यहां भी आप ज्ञात कर सकते थे। कैसे ज्ञात कर सकते थे, ये एक चतुर्भुज इसको मैं डी दे दूं तो ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, क्या होता है बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग कितना होता है, एक सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 30 तो ये 150 आ जाता। ऐसे भी देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 30 डिग्री है तो यहां पे ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग मतलब आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये जो है आ जाएगा 150। दूसरा तरीका ये था बच्चों कि हम ये वाला कोण याद कर सकते हैं। ये पूरा 360 होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा 300 डिग्री। अब यह जो कोण है, ये वाला कोण है, यह चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 300 डिग्री। और ये जो कोण है ADB, यह भी चाप AB द्वारा D पर अंतरित कोण है। तो केंद्र पर अंतरित कोण जो है अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये 300 है तो ये 150 हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से ज्ञात कर सकते हो। हालांकि उसने हमें लघु के लिए तो कहा भी नहीं है, तो लघु में हमें ज्ञात भी नहीं करना। बट ये मैंने अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे तो इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि इसके द्वारा लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, तो फिर पहले आप ये ज्ञात करते फिर उससे आप ये ज्ञात कर सकते, पहले आप ये ज्ञात करते फिर उससे ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये 300 हो जाएगा क्योंकि पूरा 360 होता है। अब ये कोण AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और ये जो कोण है यह भी AB द्वारा अन्य बिंदु पर अंतरित कोण है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये 300 तो ये 150। फिलहाल हमें तो इसकी बात करनी थी, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए इसमें देख लेते हैं दिया हुआ क्या है। दिया है कि जीवा AB किसके बराबर है, OA के और OB के। अब हमें ये नहीं दिया है, हमें तो ये दिया है कि जीवा त्रिज्या के बराबर है। बट इस चित्र में देखें, उस बात को इसने जो कही है उस कथन को चित्र में लगाएं तो यही तो चीज निकल के आ रही है कि जीवा AB दोनों त्रिज्याओं के बराबर हो जाएगी। त्रिज्याएं मैं कई बना सकता था बट मेरे काम की त्रिज्याएं यही थी, इसलिए मैंने ये त्रिज्याएं ली है। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्रश्न की तो प्रश्न के हिसाब से यही हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण। तो दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण कौन सा होगा बच्चों, ये होगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त में अंतरित कोण मतलब ACB हमें ज्ञात करना है। ठीक, उत्पत्ति देखिए इसमें, ये ज्ञात करना है तो हम हल करेंगे। इसमें हल में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो हम लिखेंगे कि OA बराबर OB बराबर AB, या आप लिख लीजिए त्रिभुज AOB में OA बराबर OB बराबर AB, अतः कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर कोण AOB। और तीनों ही कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के। कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के कोण या समबाहु त्रिभुज के कोण। ठीक है, ये तीनों ही कोण कितने डिग्री के हो गए 60 डिग्री के। इसे नाम दे देना नंबर 1। तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई कोण AOB जो है वह चाप AB द्वारा इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। कोण AOB जो है चाप AB द्वारा केंद्र
ओ पर अंतरित कोण है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि भैया AOB जो है वह चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। देखो केंद्र O से A मिल रहा है, केंद्र O से B मिल रहा है, मतलब ये AB द्वारा अंतरित है। इसी प्रकार कोण ACB जो है यह भी चाप AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। सॉरी, केंद्र O पर नहीं, बिंदु A पर, बिंदु C पर, यह भी बिंदु C पर अंतरित कोण है। ACB किसके द्वारा? समान चाप AB के द्वारा। अतः कोण AOB जो है वह किसका आधा हो जाएगा, सॉरी किसका दुगना हो जाएगा? कोण ACB का। या मैं कह सकता हूं कोण ACB जो है वह किसका आधा हो जाएगा? कोण AOB का। 2 गुणा में इधर भाग में आएगा तो इसको मैं नाम दे दूंगा नंबर 2, और 1 से AOB का मान मैं किस में रख दूंगा? 2 में। तो 1 व 2 से कोण ACB बराबर 1/2 इंटू AOB कितना निकाला आपने? 60 डिग्री। तो 2 60 से घटेगा 30 बार, तो कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण ज्ञात कर लिया आपने। ठीक है, लघु वृत्तखंड का मैं बता चुका हूं। लघु वृत्तखंड में पूछता तो ये बनता, तो ये 300, तो ये इसका आधा 150। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत इजी और सिंपल से क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, अब जो है हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जिसका चित्र हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ये कह रहा है कि आकृति 12.50 में ADC 130 डिग्री है। ADC ये जो कोण है ये 130 डिग्री है, और जीवा BC जो है, ये वाली जीवा BE के बराबर है, इस जीवा के बराबर है। BC जो है वो BE के बराबर है। आपको CBE ज्ञात करना है। एक बात इसमें बहुत ध्यान देने वाली है, वो क्या है बच्चों, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेरा तो फिर भी थोड़ा आपको केंद्र पे ये जो बिंदु है O, ये थोड़ा बीच में लग रहा होगा, पर बुक में ये बिल्कुल साइड में बना हुआ है। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ इसने ये प्रतिच्छेदी बिंदु बनाया है, यह केंद्र नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। इसको केंद्र समझ लिया तो काफी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर हम काफी प्रमेय जो कि केंद्र से संबंधित है इसमें लगा सकते हैं, परंतु यह केंद्र नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ इसने बिंदु O जो है यहाँ पे रेखा CE और AB का प्रतिच्छेदी बिंदु है ये, और कुछ नहीं है। तो यह केंद्र नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप इसे केंद्र समझने की गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है हमें। तो हमें दिया हुआ है कि कोण ADC जो है वह 30 डिग्री है। ADC कितना है? 30 डिग्री। और क्या दिया है कि जीवा BC किसके बराबर है? BE के। तो BC बराबर है BE के, ये हमें दिया है। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है हमें कोण CBE या EBC, कुछ भी बोल सकते हैं आप। बुक में CBE लिखा है तो मैं CBE ही लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, इसका हल देखते हैं। पहले मैं आपको चित्र में समझा देता हूं हल कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हम उसको यहां भी लिखेंगे। देखिए, अब इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हों। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज का जो गुणधर्म होता है वह क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हालांकि ये जो चीज है यहां तो आपके अगले वाले प्रश्नावली में आएगी बुक में तो,
परंतु परीक्षा में आप इसे किसी भी प्रश्नावली में यूज ले सकते हैं क्योंकि वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम उस चीज को यहां भी यूज ले सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हल देखिए इसमें। तो देखिए एक चतुर्भुज है ADCB और यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज ADCB। चतुर्भुज ADCB के चारों शीर्ष ADCB या ABCD चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है, तो ADCB क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में सम्मुख कोण का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। इसके सम्मुख कोण कौन से लूंगा मैं, कोण D, और इधर कोण ABC या OBC। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ADC प्लस कोण OBC 180 डिग्री होगा, और कारण आप लिख दोगे चक्रीय चतुर्भुज के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो ADC प्लस OBC, ADC प्लस OBC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि अगर मैं इसे अलग से बना के दिखाऊं आपको तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ये देखिए हम इस आकृति की बात कर रहे हैं और यहां पे कहीं बिंदु O स्थित है इस लाइन पे, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ये 130 है, तो इसका और इसका योग सम्मुख कोणों का योग कितना लिखा है मैंने, ADC 180 डिग्री ADC और OBC का योग कितना लिखा है बच्चों मैंने, 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अगर इनका योग 180 डिग्री है तो ADC का मान मुझे कितना दिया हुआ है बच्चों, 130 डिग्री, तो मैं ADC की जगह 130 लिख दूंगा प्लस OBC बराबर 180, प्लस का 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो OBC बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था CBE। तो CBE जो है वह दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, OBC, अगर इस कोण की बात करूं मैं CBE की, तो ये दो कोणों से बना हुआ है, एक इससे एक इससे, OBC और OBE से, इन दोनों कोणों से ये मिलके बना हुआ है। अब अभी हमने OBC तो ज्ञात कर लिया, मतलब इसका आधा हिस्सा तो हमने ज्ञात कर लिया 50। अब ये हमें दूसरा हिस्सा और ज्ञात करना है, आधा तो नहीं बोलूंगा, कुछ हिस्सा हमने ज्ञात कर लिया। मैं ये नहीं कह सकता ये दोनों आधे हैं, अगर ये कह दूंगा कि ये जो है इस पूरे का आधा है तो ये 50 है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि सर फिर तो ये भी 50 होगा, बट अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं इसको आधा नहीं बोलूंगा, कुछ हिस्सा ये है कुछ हिस्सा ये है, दोनों मिलके पूरा हिस्सा बना रहे हैं। तो उस पूरे में से मैंने ये तो ज्ञात कर लिया कि ये तो 50 डिग्री होगा, ये तो मैंने अभी ज्ञात कर लिया OBC। अब मैं अगर OBE भी ज्ञात कर लूं तो फिर दोनों को जोड़ दूंगा और पूरा कोण आ जाएगा। अब OBE कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बच्चों, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज OBC व त्रिभुज OBE में, देखिए त्रिभुज OBC व त्रिभुज OBE में OB उभयनिष्ठ हो गया, BC बराबर BE हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि OC जो है वो OE के बराबर होगा, क्योंकि OC जो है वह भी वृत्त की त्रिज्या है और OE जो है वह भी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान। तो OC जो होगा वह क्या होगा, OE के बराबर, और कारण क्या लिखोगे आप, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमारे एक सर्वांग समता हमारे यहां पे लग रही है। जब तीनों भुजाएं समान होती है तो हम भुजा यानी कि S सर्वांग समता लगाते हैं। तो मैं लिखूंगा S सर्वांग समता द्वारा या सर्वांग समता से, S सर्वांग समता से त्रिभुज OBC
सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OBE के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हमने CPCT नियम पढ़ा हुआ है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं हो गए हैं तो उनके अब जितने भी बच रहे हैं भाग, एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 कोण 3 भुजाएं, हमने इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं तो समान कर दी और उसी के द्वारा हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब अगर तीनों भुजाएं समान हो गई है तो CPCT द्वारा, CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT से हम क्या कह सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं, या डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप CPCT भी लिख सकते हैं। तो क्या कहता है CPCT का नियम कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो उनके जितने भी भाग हैं अब ऑटोमेटिकली ही क्या हो गए हैं, आपस में समान हो गए हैं। तो मैंने बताया 6 भाग होते हैं, 3 कोण 3 भुजाएं, दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं हम समान कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली अब इनके तीनों कोण भी आपस में क्या हो गए हैं, समान। कौन से वाले, संगत। ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम, पार्ट्स का मतलब होता है भाग और ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है, तो संगत भाग, अब इसके संगत ये कोण है, इसके संगत ये कोण है और इसके संगत ये कोण है, तो ये कोण भी इसके बराबर हो गया क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CPCT द्वारा ये कोण इसके बराबर हो गया। और अगर ये कोण इसके बराबर हो गया तो ये भी 50 और ये 50, तो पूरा कितना 100, और हमें पूरा ही तो ज्ञात करना था। तो CPCT से मैं क्या कह सकता हूं कि कोण OBC किसके बराबर हो जाएगा, कोण OBE के। कोण OBC बराबर कोण OBE, इसे नाम दे दो नंबर 2 और 1 से OBC का मान किस में रख दो, 2 में, या 1 से OBC का मान आप 2 में रखोगे तो ये OBC 50 है तो OBE भी कितना हो जाएगा, 50। तो मैं कह सकता हूं कि 1 व 2 से कोण OBE भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। और इसी प्रकार कोण अगर मुझे ज्ञात करना है CBE, तो मैं देख रहा हूं कि कोण CBE जो है वो किस किस के बराबर है, OBE प्लस OBC के। जो CBE कोण है, ये जो पूरा कोण है CBE, ये OBC और OBE के योग के बराबर है। तो कोण CBE कितना आ जाएगा, OBE कितना आया 50, OBC कितना निकाला था मैंने 50, तो 50 और 50 100 डिग्री, तो CBE कितना आ गया बच्चों, 100 डिग्री आ गया। और यही हमें ज्ञात करना था, यह आ गया हमारा हल। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रमेय है उसका प्रयोग किया है। हालांकि चक्रीय चतुर्भुज 12.3 में अभी तक नहीं आया है, बट अगली प्रश्नावली में चक्रीय चतुर्भुज है, और अगली प्रश्नावली में चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए मैंने उस कंसेप्ट को यहां भी लगा दिया, क्योंकि परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है। परीक्षा में परीक्षा लेने वाला ये जानता है कि आप पूरा कोर्स पढ़ के आए हैं और किसी भी चीज को आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने 12.4 का वो नियम यहां लगवा दिया आपसे, और सम्मुख कोण जो थे उनका योग 180 करा के ये 50 ज्ञात कर लिया। फिर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके CPCT द्वारा ये भी इसके बराबर, तो ये भी 50, तो दोनों मिला के 100, और दोनों मिला के 100 मतलब CBE। तो इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर हम देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, और क्वेश्चन नंबर 9th बहुत इजी क्वेश्चन है। आकृति उसने बना के दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकृति में कोण ACB 40 डिग्री है, आपको OAB ज्ञात करना है, यह आपको ज्ञात करना है। ACB 40 है, OAB आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, अगर ACB 40 है और OAB आपको ज्ञात करना है, तो पहले मैं इसका शॉर्ट में बता देता हूं कि करना क्या है आपको। देखो, क्या AOB चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है? बिल्कुल, AOB जो है वो चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, और ACB जो है वह भी चाप AB द्वारा बिंदु C पर अंतरित कोण है। तो ये जो है वह चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, और यह जो है वह चाप AB द्वारा वृत्त के अन्य किसी बिंदु पर स्थित कोण है। ठीक है, या वृत्त पर स्थित कोण है। और आपने अभी प्रमेय क्या पढ़ी थी कि
चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी अंतरित कोण का दुगना होता है, अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा, तो ये 40 है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यह 40 है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र पर अंतरित कोण अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां लिखूंगा कि अच्छा ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है कोण OAB, ये कोण ज्ञात करना है। अब देखो ये 80 आ गया, ये त्रिभुज है तो इन तीनों का योग 180 होगा, उसमें से ये 80 है तो इन दोनों का योग कितना बच जाएगा, 100। अगर इन दोनों का योग 100 बच गया तो OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो अगर ये बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर इन दोनों का योग 100 है तो प्रत्येक कोण 50-50 डिग्री का आ जाएगा। फिर से बताता हूं, ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये इसका दुगना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ये 80 है तो इन दोनों का योग 100 बच गया। अब OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान। अगर त्रिज्याएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। दोनों कोणों का योग 100 निकाला था हमने, अब दोनों बराबर हैं तो दोनों आपस में कितने कितने डिग्री लेंगे, 50-50 डिग्री, तो कोण A कितना आ जाएगा, 50। बस इसी चीज को हमें समझते हुए लिखना भी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है कोण ACB बराबर 40 डिग्री, यह आपको दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है कि कोण ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है कोण OAB। तो देखिए हल, देखिए इसका हल में हम लिखेंगे कि कोण AOB चाप AB द्वारा केंद्र पर तथा कोण ACB चाप AB द्वारा बिंदु C पर अंतरित कोण है, बिंदु C पर अंतरित कोण है। ठीक है कि AOB तो चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और ACB चाप AB द्वारा C पर अंतरित कोण है। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि कोण AOB जो होगा वह दुगना होगा कोण ACB का। कारण क्या लिखेंगे आप, वही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय आपको यहां लिखनी है, ब्रैकेट में ये लिखनी है आपको। ठीक है, तो AOB बराबर 2 इंटू ACB का मान कितना है बच्चों, 40। तो कोण AOB कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया, 80 आ गया। अब त्रिभुज OAB में कोण AOB प्लस कोण OBA प्लस कोण OAB कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो AOB तो हमने कितना, इसको नाम दे देना नंबर 1, इसको नाम दे देना नंबर 2। AOB का मान 80 डिग्री हम यहां रख देंगे, 1 से 2 में रखेंगे तो हम लिखेंगे 1 व 2 से, या 1 व 2 द्वारा। AOB का मान इसमें रखेंगे 80 प्लस OBA प्लस OAB बराबर 180। प्लस का 80 उधर जाके माइनस का होगा, तो OBA प्लस OAB बराबर 180 माइनस 80, तो OBA प्लस OAB आ जाएगा आपके पास
100 डिग्री। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज OAB में लिखा हुआ है पहले से, OA किसके बराबर है, OC के, सॉरी OA किसके बराबर है, OB के, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। OA OB के बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अतः कोण OAB किसके बराबर आ जाएगा, कोण OBA के। OAB किसके बराबर आ जाएगा, कोण OBA के। ठीक है बच्चों, इसे नाम दे देना नंबर 3 और इसे नाम दे देना नंबर 4। हम क्या करेंगे, देखिए OAB किसके बराबर आ गया, OBA के। हमें क्या ज्ञात करना है, OAB ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, OBA की जगह इस समीकरण में OBA की जगह भी क्या रख देंगे, OAB रख देंगे। इस समीकरण में OBA की जगह भी क्या रख देंगे, OAB रख देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें OAB याद करना है, OAB याद करना है, तो OBA को गायब कर दो। कैसे गायब करें, यहां OAB OBA के बराबर है तो OBA की जगह भी क्या रख दो, OAB। तो हम लिखेंगे 3/4 से। क्यों लिख रहे हैं 3/4 से, क्योंकि 3 से OBA का मान किसमें रख रहा हूं, समीकरण, सॉरी 4 से OBA का मान किसमें रख रहा हूं, समीकरण 3 में। तो 3/4 से OBA की जगह मैं OAB रख दूंगा, प्लस OAB बराबर 100 डिग्री। तो OAB प्लस OAB, 2OAB बराबर 100 डिग्री। 2 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो OAB बराबर 100/2 50 डिग्री। तो OAB बराबर 50 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, अगर परीक्षा में समय कम है तो इन्हें 1, 2, 3 व 4 द्वारा चित्र में ही दर्शा के आप डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जैसे हमारे पास कोण 2 का मान आता कि कोण 2 बराबर 50, तो उसको फिर लिख देते हैं। अतः OAB बराबर 50। अगर समय कम है तो, समय है तो पूरा लिखिए फिर। ठीक है बच्चों, तो यह है हमारा आंसर नंबर 9। इसमें हमें दिया हुआ था कि ACB 40 था और आपको ये वाला कोण याद करना था। तो मैंने देखा कि ये कोण जो है, यह भी चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, और यह कोण जो है यह भी चाप AB द्वारा C पर अंतरित कोण है। और यह जो है इसका दुगना होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा। ये मैंने 80 निकाल लिया था। उसके बाद OA और OB आपस में बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। अगर त्रिज्याएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 80 है तो ये 100, इन दोनों का योग 100 आ जाएगा। दोनों का योग 100 आ जाएगा और दोनों बराबर भी हैं, तो इसके पास भी 50, इसके पास भी 50। हमें ये ज्ञात करना है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। लास्ट में लिख देना हल। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आकृति में AOB जो है वह वृत्त का व्यास है। AOB वृत्त का व्यास है तथा CDE अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। ये हमारा अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त पर या इस अर्धवृत्त की परिधि पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, C, D और E। आपको सिद्ध करना है, सॉरी आपको मान याद करना है किस किस का, ACD मतलब ये वाला कोण, प्लस BED मतलब इस वाले कोण का। इन दोनों का कोणों का आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, कोण ACD और BED का। चलिए हम लिख देते हैं क्या दिया हुआ है हमें। देखिए हमें दिया हुआ है कि AOB वृत्त का व्यास है। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको, AOB वृत्त का व्यास है। अब सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि CD ही 3 बिंदु है, पूरी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है कि ACD प्लस BED, यह आपको ज्ञात करना है। हल देखिए अब इसका बच्चों। हल से पहले इसमें एक रचना भी करेंगे, हम एक रचना करेंगे। A को E से मिला दो बच्चों, A को E से मिला दीजिए।
ए को ई से मिला दिया, ठीक है। अब जब मैं ए को ई से मिलाऊंगा, ये हमने रचना की है, ए को ई से मिलाया, जब ए को ई से मिलाऊंगा तो एक चक्रीय चतुर्भुज निकल के आएगा, और वो क्या है, ए सी डी ई, ए सी डी ई। इस चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी ई में ये कोण और ये कोण, ध्यान रखना, ये कोण और ये कोण, अगर मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं आपको, तो ये सी डी है, ये हमारा व्यास है, ये हमारा व्यास है, और यहां तक ये बन रहा है, और इसको मैंने रचना के द्वारा मिलाया है, और सी ए से भी मिल रहा है। तो ए सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा होता है चक्रीय चतुर्भुज? जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों, जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। तो इसके चारों शीर्ष किस पे स्थित हैं? वृत्त की परिधि पर। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा? 180। मतलब ACD और AED, मतलब ACD और AED, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आया चक्रीय चतुर्भुज में। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि हमें यहां हल ज्ञात करना है, इसलिए हम हल करेंगे यहां पे। चक्रीय चतुर्भुज ACDE में कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अगर ACD और AED का योग 180 डिग्री है बच्चों, तो इसे मैं नाम देता हूं नंबर 1। और कोण AEB देखिए, कोण AEB, ये वाला जो कोण है, इसको मैं अलग से बना देता हूं। ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है हमारा AEB। तो अगर मैं बात करूं AEB की, तो क्या ये अर्धवृत्त में अंतरित कोण है? क्या ये अर्धवृत्त में अंतरित कोण है? AEB, बिल्कुल ये अर्धवृत्त में अंतरित कोण है। AEB जो है, यह अर्धवृत्त में अंतरित कोण है। तो अगर ये अर्धवृत्त में अंतरित कोण है, तो ये क्या होगा? समकोण होगा। हमने क्या पढ़ा था? अर्धवृत्त में अंतरित कोण क्या होता है? समकोण। क्यों? क्योंकि चाप AB जो है, चाप AB, इसके द्वारा केंद्र पे तो कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है? 180 डिग्री का। ये देखिए, चाप AB केंद्र पर, देखो O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, मतलब AOB जो है वो AB के द्वारा अंतरित कोण है 180 डिग्री। और AEB भी AB के द्वारा ही अंतरित कोण है अन्य किसी बिंदु पर। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य किसी बिंदु पर स्थित कोण का क्या होता है? दुगना। ये 180 है, तो ये कितना होगा? 90। तो मैं लिखूंगा कि कोण AEB कितना होगा? 90 डिग्री। और आप लिख दोगे अर्धवृत्त में अंतरित कोण या अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो AEB कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। इसे नाम दे दूंगा नंबर 2। इसे नाम दे दूंगा नंबर 2। और अब मैं क्या करूंगा? 1 और 2 को जोड़ दूंगा। 1 और 2 को जोड़ूंगा तो आपको पता है, जब दो समीकरण जुड़ते हैं तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ता है और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ता है। अब 1 और 2 को क्यों जोड़ रहा हूं मैं? देखो, मुझे किस किस का मान चाहिए था? मुझे याद करना था ACD और BED का। अब देखो, यहां पे ACD तो आ गया था, बट BED नहीं आ रहा। BED की जगह क्या आ रहा है? AED।
AED। अब AED में अगर AEB जुड़ जाए, AED में AEB जुड़ जाए तो पूरा BED आ जाएगा। इसलिए मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, क्योंकि बाया पक्ष में जुड़ेगा तो AED में AEB जुड़ेगा, AED में AEB जुड़ेगा, तो इसमें ये जुड़ेगा तो ये पूरा BED आ जाएगा। और अगर BED आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी यहां है। तो मैं लिखूंगा 1 + 2 या 1 व 2 को जोड़ने पर तो बाया पक्ष में जुड़ेगा तो कोण ACD प्लस कोण AED में कोण जुड़ेगा आपका AEB, क्योंकि बाएं पक्ष में बाया पक्ष जुड़ता है जब दो समीकरण जुड़ते हैं। तो इसका बाया पक्ष यह है 1 का, 2 का बाया पक्ष ये है, और दाएं पक्ष में दाया पक्ष जुड़ेगा तो 180 में क्या जुड़ जाएगा 90। तो ACD प्लस AED प्लस AEB, तो इस AED प्लस AEB की जगह, AED प्लस AEB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, BED लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा तो BED आएगा। और ये कितना आ जाएगा 270 डिग्री। और यही हमें याद करना था कि ACD प्लस BED कितना है। तो ये कितना आ गया बच्चों 270 डिग्री आ गया। ये हमारा हल आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 12.3। और होमवर्क है आपका, हालांकि मैंने आपको 12.1 के उदाहरण दिए थे, लेकिन अभी तक 12.1 के उदाहरण आप लोगों ने सबने करके नहीं दिखाए हैं, कुछ बच्चों ने किए हैं। तो 12.1 के उदाहरण के साथ साथ आपको 12.2 के उदाहरण भी देखने हैं। उदाहरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन प्रश्नावलियों में, इन पाठों में, ज्योमेट्री वाले पाठों में या रेखा गणित वाले पाठों में उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण डायरेक्ट आपको बोर्ड में दिख जाते हैं, तो उदाहरण आप करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, तभी मैं उसको आपको समझा सकता हूं। आप पूछेंगे नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। मुझे पता कैसे चलेगा आपको किसमें समस्या है। तो उदाहरण कीजिए आप। और इसके अलावा जो है हम आगे का जो पार्ट है हमारा, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब कि 12.4। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो नई बुक है उसमें 12.4 प्रश्नावली नहीं है। 12.4 में आपको सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझाया है, उससे संबंधित 2 प्रमेय बताई गई है, उसके बाद कुछ उदाहरण दिए गए हैं और डायरेक्ट विविध प्रश्नमाला दे दी गई है। नहीं बच्चों, 12.4 भी है, पेज नंबर 212 पे 12.4 भी है। तो हम पेज नंबर 212 पे, आप 12.4 जो है ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। बट उससे पहले आप 12.2, 12.1 के उदाहरण कीजिए। जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसे आप रेगुलर टाइम पे कीजिए, ताकि आपका साथ ही साथ क्लियर होता चले और आपके लिए बाद के लिए कुछ इकट्ठा ना हो। साथ ही साथ इसको क्लियर करिए, अभी समय है, अभी शुरुआती समय है, तो इसमें आप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही एक जरूरी जो बात आपको पता होनी चाहिए कि अभी कुछ ही दिन पहले अखबार में आया है कि आपका जो सिलेबस है उसे 40% घटा दिया जाएगा। मतलब अब जो आपकी बुक है उसका 40% उसमें से कम कर दिया जाएगा। जैसे आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी बुक में लगभग 19 पार्ट हैं बच्चों, और 19 पार्ट अगर आपके टोटल दिए हुए हैं तो इस 19 पार्टों का 40% कोर्स जो है अब आपके यहाँ आपके लिए कम कर दिया जाएगा। मतलब पाठों को इस कोर्स में से, इस सिलेबस में से हटा दिया जाएगा। तो 19 का अगर हम 40% ज्ञात करें बच्चों, 19 का 40% हम ज्ञात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग आपके 7 पार्ट जो हैं इस किताब में से हट सकते हैं। ठीक है बच्चों, लगभग 7 पार्ट हटा सकते हैं वो, और करीबन 12 या 11 पार्ट जो है, 12 पार्ट लगभग रहेंगे इसमें। तो 12 पार्ट जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे ये अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है हमने जो पार्ट कर लिए वो पार्ट, उसमें से कोई एक पार्ट या 2 पार्ट या तीनों ही पार्ट हट जाएं। ठीक है, हालांकि निर्देशांक ज्योमेट्री जो है उसका हटने का चांस कम है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप में एक टॉपिक को, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिए हुए है। बट फिर भी कुछ पता नहीं है, जैसे सीबीएसई में काफी पार्टों को हटाया गया है, इंपॉर्टेंट पार्टों को भी हटा दिया है जो कि बहुत जरूरी होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पार्टों को यहाँ हटाया जा रहा है, कौन से पार्टों को इंक्लूड किया जा रहा है, उसके बाद ही हम जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 12.4 देखेंगे। उसके बाद हम हमारा अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी चीजें काम आने वाली है दोबारा, और रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ आपके सिलेबस को लेके अभी, क्योंकि काफी कंफ्यूजन है। शुरू से ही ये चीज है कि सिलेबस कम होगा,
तो सिलेबस 40% के लगभग कम होगा। अब देखते हैं कि जो कम होगा उनमें से कौन से पार्ट हटाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो है अपना होमवर्क वगैरह तैयार रखिए, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।